इसका मतलब स्टार्ट बच्चे हम आज का जो टॉपिक था वो प्रीवियस से लिंक कर रहे हैं कि जो फ्लक्स इलेक्ट्रिक होता है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई और एरिया का मल्टीपल होता है, और फिर ये थीटा जो है उन बीच के एंगल होता है। और यहाँ पे अगर 90 डिग्रीज़ होगा तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कोई भी लाइन पास नहीं हो रही एरिया से, सारी ऊपर से गुजर रही हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो है ना मतलब फ्लक्स है वो उसकी अमाउंट या डेल्टा फाई ई की अमाउंट जो है वो ज़ीरो के बराबर होगी। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एंगल जो है ये दोनों के बीच कितना है, ज़ीरो है, और ज़ीरो है तो फिर एज अ रिज़ल्ट क्या हो जाएगा कि इसकी जो वैल्यू है वो ई ए या मैक्सिमम हो जाएगी। फिर हमने कहा बेटा कि जो बुक के ऊपर पेज 19 है उससे हम देखते हैं तो ई डेल्टा ए वन निकला, ई टू डेल्टा ए टू निकला, और इसी तरह ई एन डेल्टा ए एन तक हम गए। तो फ्लक्स ड्यू टू द फर्स्ट एरिया विल बी द फाई वन, फ्लक्स ड्यू टू द सेकेंड एरिया विल बी फाई टू, एंड फ्लक्स ड्यू टू द nth एरिया विल बी फाई एन। और इन सारों की जो समेशन होती है बेटे वो पूरी सरफेस का एरिया जहाँ बनता है, तो समेशन ऑफ सरफेस जो है वो ई ए हो जाएगा। और वो कहता है कि बट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी ई है इज़ द कांस्टेंट ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब ई जो है वो चूँकि चार्ज अंदर एक पड़ा हुआ है तो उससे इसकी बिल्कुल एग्जांपल ऐसे है बेटा कि आप एक मिनट ज़रा मैं इसको समझा देता हूँ चीज़ों को बोर्ड पे ही। तो अगर बच्चे आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखें ना कि सफ़ियर की फॉर्मेशन अगर इस तरह से हो और चार्ज ये सेंट्रल प्लेस पे पड़ा हुआ है, अब इस सफ़ियर की वजह से तो ये हर साइड पे लाइंस सेम ही जाएंगी। जब ये लाइंस सेम जाएंगी तो इसका मतलब क्या होगा, जब लाइंस हर साइड पे सेम जाएंगी तो वो जैसे आपकी फ़ुटबॉल हो और आप उसके सेंट्रल प्लेस पे क्या रखें, एक चार्ज प्लेस कर दें, तो उसने तो विद यानी कुछ स्पेसिफाइड शेप की वजह से लाइंस नहीं निकालनी, बल्कि उसने तो 360 रोटेशन में हर साइड से वो जो है ना लाइंस एमिट करेगा। तो ये जो इंटेंसिटी है ये कांस्टेंट रहेगी। अब बाहर की एरिया के अंदर आप सफ़ियर बनाएं या फिर आप उसको ट्रायंगल बना लें, चाहे आप उसको रेक्टेंगल बना लें, चाहे किसी भी प्लेस पे आप रखेंगे तो वो शेप पे उसकी लाइंस डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब प्योरली ई की वैल्यू चेंज होगी नहीं, एरिया जो है वो टोटल एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट हो गया या दैट बॉडी हो गया, तो ई ए जो है वो टोटल इसके बराबर आ जाता है। अब ई अगर आप देखें पेज 19 पे सेकंड लास्ट इक्वेशन, तो ई उसने लिख रखा है कि किसकी इक्वल होता है, क्यू के क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है ना, तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू जो है वो क्यू लिखा पड़ा है, ओवर आर स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर हो गया। बात समझ आ गई। दस द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ऊपर जो इक्वेशन दी गई है उसको आप कैसे लिख सकते हैं, फाई ई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r का स्क्वायर, ये ई हो गई, और फिर समेशन ऑफ एरिया। तो डेल्टा एरिया जो है उसने नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, समेशन ऑफ डेल्टा एरिया इज़ द एरिया ऑफ क्लोज्ड सरफेस। अगर वो आपके पास स्फीरिकल शेप है बेटा तो उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर की इक्वल होगा। तो सो वी आर गोइंग टू पुट अप द वैल्यू ऑफ दैट स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट अप करते हैं तो आपके पास बचे बन जाता है फाई ई, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टोटल आपका जब बनता है वो किसके इक्वल होगा, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर 1/r स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर भी। अब आर स्क्वायर से कट जाएगा, पाई से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो नीचे जो चीज़ बच जाएगी वो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यहाँ तक बेटा समझ आ गई है आपको? मुझे एक फीडबैक दें। हेलो, ओके। अब यहाँ से अगर हम बेटे पहला अगर एक सरफेस, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रो कंसेप्ट आ जाता है। अब हमने जो देखा अभी तक हमने वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज सेंटर में पड़ा हुआ था और उसकी वजह से जो था वो फ्लक्स आपका निकल रहा था, राइट। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर कोई आप, और फिर हमने ये भी देखा था कि वो सरफेस की शेप पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर यहाँ अगर आप देखते हैं जनाब तो ये Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, यानी अगर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस पड़े हों इंक्लूडिंग Q1, 2, 3, 4, 5 तक, तो ये जो मल्टीपल चार्जेस हैं इनकी मतलब जो निकलने वाली फील्ड लाइंस होंगी बेटा वो हर चार्ज की वजह से फ्लक्स बनेगा अलग। यानी मैं अगर कहूँगा उसको आप जो है वो नाम देंगे फाई E1 का, यानी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज है। तो आपके पास जो फाई टोटल बनेगा ना
यानी आपके पास फाई ई विल बी इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3 और ये चलता 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 बेटे फाई EN जितने तक हम बनाएंगे। अब ये जो फाई है ये आपका जो मतलब ऊपर हमने कैलकुलेट किया, अगर आप देखें तो फाई ई किसकी इक्वल है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी वी नो कि फाई ई जो है वो इक्वल है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट की। अब Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के जो इक्वल आया है फाई, तो इसमें Q ओवर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को पुट करते हुए अगर आपके पास चार्ज Q1 होगा तो हम Q1 लिखेंगे और फिर एप्सिलॉन नॉट उसी तरह। फिर अगर आपके पास चार्ज Q2 है तो Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और ये क्या होगा, ये 1E है तो वो इसी तरह 2E हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब बेटा जितने भी चार्जेस एक सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड होंगे फाई 3E विल बी इक्वल टू Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इन सारों को अगर आप कुल मिला के मतलब जब टोटल फाई फ्लक्स जो है वो निकालेंगे आप, तो वो बेटा आपके पास कुछ ऐसे आएगा, फाई ई जो है विल बी इक्वल टू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस चलते चलते Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इस सारे के अंदर अगर आप देखें तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट अलग हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस चलता चलता Qn तक आएगा। अब अगली बात क्या है बच्चे कि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट ये एक कांस्टेंट है, Q को मैं समेशन Q भी लिख सकता हूँ, यानी टोटल चार्ज जो अंदर सम अप हुआ पड़ा है, इसको मैं कैपिटल Q के साथ भी डिनोट कर सकता हूँ, यानी टोटल चार्ज को 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q। और कैपिटल Q बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल चार्ज दैट हैज़ बीन इनक्लोज्ड विदिन द गिवन सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी चार्ज आपका इनसाइड द सरफेस इनक्लोज्ड होगा उस सारे चार्ज की रेशो विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन नॉट अगर आप ले लेते हैं तो बेटे आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा उस सरफेस में से। अब हम बेटे अगर थोड़ा सा मूव ऑन करें एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। अब ये तक तो था गॉस लॉ ने अब तक जो प्रूव आपको दिया है वो ये दिया है कि अगर आप जितना मर्ज़ी मतलब क्या कर लें कि जो चार्ज है वो आप मतलब अंदर ले लें किसी भी बॉडी के इनसाइड पे, तो वो सारे का सारा चार्ज जो है वो क्या करेंगे कि वो इंक्लूड कर लेंगे, उसका मल्टीपल कर लेते हैं 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, तो वो आपके पास जो चीज़ बनाता है वो क्या बनेगी, दैट विल बी द मतलब क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस ऑफ चार्ज Q आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस लॉ। The Gauss law provides the convenient method to explain the electric intensity in the different case of the charge distribution। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो सबसे पहली एग्जांपल आ जाती है बेटे, उसमें आपके पास अगले पेज पे आप आ जाएं, ज़रा पेज नंबर कौन सा है 22 पे आ जाएं। नूर जस्ट मुझे 2 मिनट दे तो बेटे, चाय ठंडी हुई पड़ी है, बस मैं इसको सिप लगा लूँ जल्दी से। यानी अब जो टॉपिक है बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पहली जो एप्लीकेशन है उसमें आप एक इन्फिनाइट शीट आपके पास हो और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ये कंडीशन है। ये थ्रू आउट जहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। मोर ओवर ये शीट जो है ये भी आपके पास इन्फिनाइट है। अगर बेटा हम इस इन्फिनाइट शीट का कुछ थोड़ा सा पोर्शन ले लेते हैं तो हम इससे चार्ज डेंसिटी को फाइंड करते हैं। पहले असल में हमने इस पूरी शीट में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई फाइंड करना है, फाई ई, और वो भी टोटल फॉर्मेशन में। तो जो फाई ई है टोटल फॉर्मेशन में, उसको डिटरमिन करने से पहले हम कुछ स्टेप्स लेते हैं और उसमें हमने एक फाइनाइट पोर्शन लिया इस शीट का
और चार्ज डेंसिटी जो है जिसको आप सिग्मा कहते हैं वो आप ले लेते हैं। जैसे आपके पास बेटा नॉर्मली डेंसिटी जो होती है रो जिसको आप बोलते हैं वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होती है ना उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में लेंगे। बुक वाला लिख रहा है आपके पास कि लेट सेलेक्ट द S1 be the point at a distance r from the sheet and E be the electric field as point the Gaussian surface in the form of a cylinder of cross section area A perpendicular to the sheet of charge as shown दिखा दिया गया है। By symmetry the electric field is at right angle to end, जिसमें लिख रहा है कि कैप्स एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। क्या मतलब है सारी स्टोरी का? बच्चे आपको अभी मैंने मतलब एक पॉइंट बताया है कि जो डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। जो चार्ज डेंसिटी होती है ना वो आपके पास यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, यानी चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा है दैट विल बी द चार्ज क्यू पर यूनिट एरिया। एक एरिया ए पर जितना भी चार्ज होता है उसकी इक्वल होगा। बेसिकली इसको होना तो ये चाहिए था जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है तो इधर भी मास पर यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए था बेसिकली, या सॉरी चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज बाय वॉल्यूम होना चाहिए था। अब वॉल्यूम जो है वो एरिया पे डिपेंडेंट होता है तो इसने डायरेक्टली पॉइंट एक लिख दिया है आपके पास कि जो चार्ज डेंसिटी है यहाँ पर चार्ज डेंसिटी वो किसकी इक्वल है? चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा है वो आपके पास दैट इज़ इक्वल टू चार्ज टोटल ओवर एरिया, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है तो चार्ज पर यूनिट एरिया यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है? अब बेटा क्वेश्चन तो हमारे पास ये है कि अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आपके पास जो चार्ज क्यू है उसकी वैल्यू आपके पास चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया की इक्वल आ जाएगी। और क्यू हम ये फाइंड क्यू करना चाहते हैं। मेरा एक क्वेश्चन बल्कि एक डिटेल आपको जो बतानी थी कि एक इन्फिनाइट शीट हमने पॉजिटिव चार्ज की ली थी। इन्फिनाइट शीट का जो थोड़ा सा पोर्शन लिया था इसमें से जो एक आप चार्ज को डिटरमिन करना चाहते हैं 3D जो है वो आपके पास वो फॉर्मेशन ऐसे बन जाएगी। और हमने इस इमेजिनरी सरफेस को गॉसियन सरफेस का नाम दिया है और हमने ये कहा है कि गॉसियन सरफेस जो है वो उसका जो एरिया है वो ए है, ये इस साइड से। और दूसरी बात क्या है बेटे कि ये एरिया थ्रू आउट मतलब सिलेंडर जो है वो कांस्टेंट होता है और वेरी नहीं कर पा रहा होता। अब यहाँ से एरिया लेने का पर्पज़ या सिर्फ इसकी स्टोरी का इशू ये वाला तरीक़ाकार फाइंड आउट करना है। Q इज़ इक्वल टू जो है वो आपके पास चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया की इक्वल आ जाएगा। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, उसके अकॉर्डिंग क्या है जी बात? गॉस लॉ के मुताबिक आपके पास जो फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है E इंटू ए। ये तो फ्लक्स होता है ना, मतलब वही फ्लक्स जो एरिया पे डिपेंडेंट होता है। और फिर हमने अगर क्लोज्ड सरफेस की बात आप करें तो फाई E जो है वो हमने निकाला था कि वो Q इंटू 1/ε0 की इक्वल आ रहा था। अगर हम थोड़ा सा ये ऊपर जाएं बेटे तो अभी हमने ये Q की वैल्यू निकाली है, ये वाली, ये आप वैल्यू पुट करते हैं नीचे Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो यहाँ पे अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो सिग्मा ए ओवर आपके पास ε0 हो जाएगा। तो ये जो आया ये आपके पास फ्लक्स E इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी इक्वल हो जाता है।
अब वो कहता है द डायरेक्शन ऑफ ई इज़ परपेंडिकुलर टू द फेस कंटेनिंग ए एंड पैरेलल टू द कर्व्ड सरफेस। अब ये जो स्टोरी इधर लिखी हुई है वो बेटा एक मिनट सिर्फ, तो बेटे हमने क्या किया, फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्यू को हमने चार्ज डेंसिटी से फाइंड किया, और वो जो गाज लॉ का अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिराइव करवाया बुक से, उसमें क्यू की वैल्यू बेटे हमने इंसर्ट कर दी, जो आ जाएगी सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है ये आपका फ्लक्स होगा थ्रू अ सिलेंड्रिकल सरफेस, या एक अनलिमिटेड जो शीट थी उसमें से हमने एक मतलब सिलेंडर जो था वो अज्यूम करके लिया था, और फिर उसकी बेस पे जो है हमने फर्दर ये एक रिजोल्यूशन दी है कि हमारे पास जो एक लंबी सी इन्फिनाइट शीट होगी उसका फ्लक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आ गई है? नूर बेटा मेरी बात समझ आ गई है? ओके, इसके बाद आप पेज नंबर 23 पे आ जाएं। कुछ लास्ट की लाइंस लिख रहा है, कुछ कमेंट्स देना चाह रहा है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एंड फेसेस इज ई और डेल्टा ए, वाइल द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज ज़ीरो। क्या मतलब है इस बात का? ये बच्चे कह रहा है कि जो हमने कहा था ये इन्फिनाइट शीट है और ये आपका ये सिलेंडर जा रहा है और इस साइड से पैस आउट हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो साइड थी इसका तो एरिया एक है, इधर भी एरिया एक है, लेकिन ये जो दरमियान वाला है जो एक बिल्कुल सर्कल की फॉर्म में जैसे पाइप होता है, तो पाइप की सरफेस तो फ्लैट है, बिल्कुल ऐसे सीधी है, तो इस फ्लैट सरफेस से तो आपका फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ठीक है, या तो फिर आप नीचे से जैसे आप ऊपर कह रहे हैं इस फॉर्मेशन में ले जाएं। अगर इस तरह नहीं लेके जाते तो फ्लक्स जो है उसके आर पार हो जाएगा, उसके अंदर से, जैसे मैं कहूँ इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो इस एरिया से तो पास ऑन होगा, लेकिन इस एरिया के अलावा जो पाइप की पूरी लेंथ पड़ी है, जिसको मैं अगर इस तरह से डोनेट कर दूँ रेड लाइंस के साथ, इस लेंथ में से ये जो चीज़ है वो आपके पास नहीं होने वाली, यानी आउटकम्स नहीं आने वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो फ्लक्स है वो थ्रू द लिमिटेड सरफेस है और जो सर्कुलर सरफेस होगी उधर नहीं होगा। तो मैं ओवरऑल अगर फ्लक्स कैलकुलेट करूं इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे, तो एक एरिया ये है, एक ये है, इसका मतलब जनरली एक ई ए यहाँ से बना और प्लस ई ए दूसरे एरिया से बना, और फिर ये जो सर्कल वाली जगह थी इसमें से तो ज़ीरो होगा ना, ये ज़ीरो, तो ये आपके पास जो फ्लक्स ई टोटल हो जाएगा ये आ जाएगा। और फिर बेटा जब आप इसको इक्वल करते हैं तो आपके पास 2E के इक्वल आ जाता है। 2EA जो है ये किसके इक्वल होगा? ये आपका आ रहा है ये फ्लक्स E के इक्वल। और अगर हम थोड़ा सा अपने उस पर तवज्जो दें तो आपको पता है कि फ्लक्स E ये जो फाई E है वो आपके पास 2EA के इक्वल है। एक और भी हमने इसका फार्मूला निकाला है अभी थोड़ी देर पहले, इस चीज़ को देखें, ये देखें, ये भी फाई E पड़ा हुआ है। अब मैं ज़रा इसको ये वाली लाइन शो कर रहा हूँ, ये भी फाई E है, इसको मैं ज़रा ना एक और चेंज कर लेते हैं। ये देखें बेटा, ये जो ग्रीन लाइन के साथ ये फाई E किसकी इक्वल है? इसके इक्वल निकाला है ना, सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह फाई E जो है वो इसके भी इक्वल है, तो दोनों लेफ़्ट साइड इक्वल हैं तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। राइट साइड इक्वल होंगी तो आपके पास 2EA आ जाएगा, विल बी इक्वल टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये बात कुछ पहले पड़ी है बेटा। हेलो, बच्चे समझ आ गई आपको कैसे इक्वलाइज़ किया हमने?
तो ये वाला और ये वाला एरिया आपका इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करें तो 2E जो है ये E हो जाएगा इक्वल सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के। ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ गई। और अगर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के आ गया है और अगर मैं इस 2 को इधर लेके जाऊं तो आपके पास ये ऐसे नहीं हो जाएगा, E जो है विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर E वेक्टर फॉर्म में है तो इसके साथ कोई एक यूनिट वेक्टर आर कैप भी लगाएंगे। ये बेटे आपकी फ़ाइनल इक्वेशन है पहली एप्लीकेशन की। ये बात समझ आ गई है आपको? अच्छा बेटा सही हो गया। हम आगे पढ़ लें आप अगले वाली जो एप्लीकेशन है, मेरे ख़्याल से पढ़ना चाहिए हमें। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं दूसरी एप्लीकेशन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द 2 अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। देखो हम ये किन चक्रों में पड़ गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा रास्ता किधर जा रहे हैं। ये बेसिकली अगर आपको याद हो बेटे तो हमने थोड़ी देर पहले, अगर मैं इसी को स्वैप बैक करूं तो 1 मिनट मैं इसको दिखा देता हूं आपको कुछ चीज़ें, कि हमने ये जो ऊपर शुरुआत की थी ना आज के लेक्चर की, तो यहाँ से शुरू हुआ था बेटे कि हम φE यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे थे किसी इनक्लोज्ड सरफेस से। ये हमने सर्कुलर ली थी। फिर हमने फाइनल जो है ये Q1 Q2 Q3 करते कराते हमने कहा कि जब बहुत सारे, पहले एक चार्ज होगा तो क्या सीन होगा, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जब ज़्यादा वाले चार्ज होंगे, मतलब आपके पास Q1 से लेकर 5 चार्जेस तक हो जाएंगे, तो उस टाइम पे जो है आपका यानी कि जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी कंडीशन क्या बनेगी। और ये चलते चलते अगर हम बिल्कुल लास्ट पे आ जाएं तो बेटे हमने यहाँ से टोटल जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस हैविंग n नंबर ऑफ़ चार्जेस, हमने उससे एक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। और हमने कहा था कि गाज ने ये तरीका दिया था जिसको कैपिटल Q जितना भी चार्ज इनक्लोज्ड है विद रेशियो टू दैट ऑफ द φE जो है सॉरी एप्सिलॉन नॉट के साथ कंपेयर करते हैं। अब उसी तरीक़ाकार को हम इस्तेमाल करते हुए हमने कहा कि अगर एक इन्फिनाइट शीट के चार्ज है तो क्या फिर भी गाजर हमें हेल्प करता है अपना चार्ज कैलकुलेशन में, सॉरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की कैलकुलेशन में। तो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल हमें हेल्प आउट करता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास अब चार्ज शीट जो है वो क्लोज सरफेस तो नहीं है ना, तो हम उसके लिए कोई क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस इमेजिन करते हैं पहले केस में। ठीक है, तो इसकी ये वाला एरिया भी काउंट होता है, इसकी अपोजिट साइड पे जो एरिया पड़ा हुआ है जो मैंने यहाँ शो किया है ये भी काउंट होता है। तो ये दोनों एरियाज़ जो हैं आपके काउंट हो रहे होते हैं। अब इसके बाद अगली क्या बात है कि ये जो एरियाज़ दोनों काउंट हो रहे हैं, इसके बाद अकॉर्डिंग टू गाज लॉ, यानी गाज लॉ को हम अप्लाई करते हुए, क्योंकि हमने कहा ना कि गाज लॉ हेल्प कर सकता है, तो गाज लॉ को अप्लाई करते हुए क्या करेंगे हम कि हम φE जो है वो दोबारा कैलकुलेट करेंगे। जो φE है, एक तो हमें पता है गाज लॉ के मुताबिक वो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट है, और फिर जब हमने उसकी इलेक्ट्रिक डेंसिटी निकाली तो वो सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट है। एक को हमने यहाँ पे रोक लिया। दूसरी इक्वेशन जो है बेटे हमने सिलेंड्रिकल फॉर्मेशन में लेने के बाद कहा कि पहला ये फ्लक्स है, दूसरा EA, फिर ये फ्लक्स है, तीसरे टाइम पे 0 फ्लक्स है, और उसके बाद जो टोटल फ्लक्स जाके बनता है वो 2EA बन जाएगा। और बेटा फिर हमने क्या कहा कि आपके पास जो फ्लक्स 2EA है और जो ये वाला फ्लक्स है वो क्या हैं, आपस में इक्वल है, नेचर वो हैं। तो फिर बचे ये जो दोनों फ्लक्स आपस में इक्वल हैं तो उनकी राइट साइड्स भी इक्वल होंगी। और फिर हमने 2E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर, पहले EA था, सिग्मा A के साथ था, AA से कट गया, तो 2E विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और E जो है वो आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, ये सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट की इक्वल आ जाएगा। और वेक्टर फॉर्मेशन के लिए हमने R को जो है यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया है ये वाला। होपफुली कि बेटा आपको ये सारा यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम ज़रा चलते हैं एक दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि तरीका है जिसमें हम अगर हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट्स हमें दे देता है तो फिर भी भाई हम गाज लॉ को अप्लाई करके उसका जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज़ के वी हैव द 2 पैरेलल प्लेट्स दैट आर द चार्ज, ये प्लस और ये माइनस की पैरेलल प्लेट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब इन पैरेलल प्लेट्स के अंदर जो है वो आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ज़रूरी है बेटे कि आप एक इस तरह का बॉक्स जो है वो इमेजिन करें 3D। अब 3D बॉक्स अगर आप बुक पे ऊपर देखते हैं तो वो आपको बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का नज़र आता है। उसको अब यहाँ पे इस तरह यानी
3 डायमेंशनल में ये उसने दिखाया है। अब इस बॉक्स की टोटल 4 साइड्स हैं, अगर आप देखें तो एक ये साइड है, एक नीचे की साइड, एक ऊपर और एक इधर, यानी 4 एरियाज़ हैं जिसमें से फ्लक्स पास हो सकता है या नहीं हो सकता। अब बेटा अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आपको पता है कि नीचे वाला जो पैंदा है ये चौड़ा है, और ऊपर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ आती हैं तो ऊपर से नीचे वाले सर्कल में अगर यानी ये नीचे वाले ट्रैक की तरफ आएँ तो पैंदे से तो लाइंस पास हो सकती। अब जो अंदर की तरफ तो पास ऑन होंगी ये वाले एरिया में, ये जो राइट साइड पे है और लेफ़्ट साइड पे है इसमें से पास ऑन नहीं होंगी। इसके अलावा जो अपर साइड है आपकी वो वैसे ही यानी कि आउट ऑफ द वे जा रही है, ठीक है, तो वहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो उस तरह से पास ऑन नहीं हो पाएंगी इन अदर वर्ड्स। या मैं अगर सादे लफ्ज़ों में ये बताऊँ आपको तो बेटे आपके पास इसकी साइड्स को हम पहले डिस्कस करेंगे, यानी जो इमेजिनरी बॉक्स होगा, और हर साइड से या जिस तरह हमने प्रीवियस कैलकुलेट किए एरिया से हम यहाँ भी हर साइड से फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहेंगे। बुक वाला लिखता है कि दीज प्लेट्स आर अज्यूम्ड टू बी एन इन्फिनाइट लेंथ। अब ये भी उन्होंने एज्यूम किया है कि अगर इनकी लेंथ भी कभी ख़त्म ना हो किसी एंड पर भी तो क्या होगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड द fringing field at the end, under these conditions the field intensity will will be uniform and normal to the planes। जैसे मैंने आपको बेटा बताया कि अगर हम इसके इन सिस्टम्स को लेते हैं यानी वर्टिकली डाउनवर्ड अगर हम लें तो इस नीचे की तरफ लाजमी सी बात है ना, आपको जो फील्ड लाइंस हैं वो वर्टिकल होने के नाते एरिया जो है वो आपका परपेंडिकुलर है, मतलब सामने वाले उससे, तो लाजमी सी बात है इसमें से तो सारी फील्ड लाइंस पास होंगी, फ्लक्स भी मैक्सिमम जो है वो गुजरेगा। बात समझ आ गई है यहाँ तक? ओके ठीक है बेटा। तो इसके बाद उसने ना अगले पेज, आप उस पे आ जाएं, पेज नंबर जो है आपका 24 है। अगर आप उस पे आ जाएं तो आपको उसने एक इक्वेशन लिख के दी है कि एप्सिलॉन ई, क्या कहते हैं इसको, ये ई और ए यानी ये फ्लक्स ही हुआ, समेशन के साथ उसने इसलिए लिखा है कि ये टोटल फ्लक्स की इक्वल होगा और इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमें पहले ही पता है, यही हमारा गाज़ेज़ लॉ था। अब अगर हम इसकी सारी साइड्स में से फाइंड आउट करें ना यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसकी साइड्स 3 साइडों से होगा और एक साइड से इसका फ्लक्स नहीं होगा, 2 पे इसका फ्लक्स 0 भी होगा। क्या मतलब है इस बात का? अगर आप थोड़ा सा डायग्राम की तरफ आएँ तो आपको बेटे कुछ साइड्स नज़र आ रही हैं। एक साइड को सी लिखा हुआ है, 11.17 डायग्राम की बात कर रहा हूँ, उसमें एक आपके पास सी पॉइंट है या सी बेस है, दूसरा बी पॉइंट है और सी और पी पॉइंट भी है। ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं। अब इन तीनों पॉइंट से आपके पास फ्लक्स कुछ ना कुछ वैल्यू दे सकता है, और कहीं पे अगर आपका जो, चूँकि आपको पता है फ्लक्स जो है वो ई ए कॉज ऑफ थीटा था, तो जहाँ पे थीटा जो है वो आपके पास 0 बनेगा एरिया के साथ, मतलब इंटेंसिटी का, तो फिर वहाँ पर तो मैक्सिमम फ्लक्स हो सकता है। लेकिन अगर थीटा 90 बन जाता है तो फ्लक्स 0 हो जाना चाहिए। बिल्कुल कुछ इसी पैटर्न पे अगर हम जनरली लिखें, उसने इक्वेशन आपको बच्चे पेज 24 पे दे रखी है, मैं उसको रीराइट कर देता हूँ बेटा आपके सामने, कि आपका जो ई इंटू ए है फ्लक्स, ये पहले उसके लिए, प्लस फिर ई और फिर ए ये दूसरे के लिए, प्लस ई और एरिया ये तीसरे के लिए, यानी 3 मेजर साइड्स हैं ओवर, ये किसकी इक्वल आएगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी गाज़ लॉ की इक्वल आएगा। चौथी साइड से तो उसने 0 ही कर दिया, प्लस उसको 0 किया हुआ या उसको एडअप भी नहीं किया हुआ। रीज़न क्या है कि उसने कहा कि 3 साइड्स होंगी जो फील्ड के अंदर आ रही हैं। अब जब हम, ये तो सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेशन थी ना, ये अगर आपके पास 2 वो पड़ी हुई हैं, क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट्स पड़ी हुई हैं, तो ये बॉक्स की जो साइड्स आपकी बॉक्स की
यानी कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से आगे पीछे कहीं जा रही होगी, मतलब जो आउट ऑफ द वे जाती है, या इन अदर वर्ड ऐसी साइड जो फील्ड लाइंस के अंदर नहीं बल्कि बाहर वाली साइड पे होती है, उस पे फील्ड इतना वीक होता है कि हम उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं। अब ये तो था कि हमने शुरू से ही ज़ीरो कंसीडर कर लिया, और जो जिनसे कुछ वैल्यू हो सकती है यानी एरिया की, जो अंदर आते हैं फील्ड लाइंस के अंदर, तो उनमें बेटे हमने क्या करना है, एरिया और ई का एंगल देखना है। कहीं पे वो ज़ीरो होगा तो ऑटोमेटिकली वो 90 होगा ना अगर, तो वो फिर ज़ीरो आ जाएगा फ्लक्स, फिर 90 होगा तो ज़ीरो आ जाएगा। और ये कौन से वाली साइड्स हैं मैं ज़रा आपको दिखा भी देता हूँ। बी ये साइड्स आप बुक के ऊपर अगर आप देखें तो बी और सी साइड्स जो हैं वो वर्टिकली सीधी हैं, तो लाजमी सी बात है उनके साथ तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मतलब क्या हुआ, इन जो आपके पास बी और सी है उनके ऊपर तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी ज़ीरो और ये भी मैंने ज़ीरो कर दिया। जो बाकी बचता है वो सिर्फ बचता है ई ए वाला। सही हो गया। ये जो ई ए वाला है ना फ्लक्स, इसको जो है हम ऐड अप करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ऊपर से ये सारी चीज़ उसी तरह के सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये अगर हम इसको निकालें ज़रा टोटल ओवरऑल, तो ई ए विल बी इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। सही है। अच्छा, ये जो आपके पास रिज़ल्ट यहाँ से कम्युलेट हुआ, तो यहाँ अगर आप देखें तो एरिया फिर से कॉमन है, एरिया को हम क्रॉस ऑन कर लें तो आपके पास जो बेटे फाइनल रिज़ल्ट जहाँ बनेगा वो होगा ई विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है ये तो उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ज़ाहिर है इसके साथ एक आर कैप भी होना चाहिए जो उसकी डायरेक्शन और आप क्या कह सकते हैं उसकी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। बेटा यहाँ तक आपको समझ आ गया है। ठीक है बेटा नूर, आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है, फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे देखेंगे। और बेटा क्या करना है केमिस्ट्री का यार, कुछ बेटा टास्क तो कर लो, शुरू तो कर लें आप। सर